Good morning children, welcome back और वेलकम बैक इन योर सिविक्स क्लास। दैट इज़ जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का कामकाज पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था इस पाठ में, और आज हम इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, और फिर हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। तो हम शीर्षक जो है हम पाठ को इस लेक्चर में इस पाठ को हम कंटिन्यू करते हुए चलिए हम जो है वो नोट्स के थ्रू जो है वो हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द संस्थाओं का कामकाज। तो बच्चों शुरू करते हैं। शीर्षक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, यानी हमने चैप्टर का शीर्षक ही है संस्थाओं का कामकाज। हमने इससे पहले भी पढ़ा कि हमने बहुत सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, हमने संसद के बारे में पढ़ा। तो हमने और इन सब के फंक्शंस, इन सब के कार्यों के बारे में भी पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। तो हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो इसी रेफरेंस और इसी संदर्भ में बच्चों हम अगली संस्था के बारे में पढ़ेंगे जो लोकतंत्र प्रणाली के लिए या राजनीतिक या किसी देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम अगली संस्था के बारे में पढ़ेंगे, वो संस्था का नाम है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब बच्चों, अब हम कह सकते हैं ना कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ये हम कह सकते हैं क्योंकि भारत हमारा जो है वो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ लोकतंत्र है। तो यहाँ इस लोकतंत्र देश में, भारत जैसे लोकतंत्र देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी राजनीतिक संस्था है। अब इसके बावजूद भी जो प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। अब जैसे अब राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा हेतु निर्वाचित किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। यानी अभी हम ये कह रहे हैं कि फिर भी प्रधानमंत्री कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। यानी हम ऐसा नहीं चुनाव करते हैं कि हम सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए वो चुनाव लड़ रहे हो। पूरा एक विधिवत जो एक चुनाव प्रणाली होती है वो होती है जब कि कोई पार्टी बहुमत प्राप्त करती है और तब वो पार्टी अपने कैंडिडेट्स में से, प्रतिनिधियों में से कोई एक प्रतिनिधि को नियुक्त या किसी एक प्रतिनिधि को सामने लाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एज अ नॉमिनेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो लेकिन और ये भी है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अब ध्यान देने की बात ये है बच्चों कि अगर आप ये पूछेंगे कि अभी तक तो हमने ये पढ़ाया कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका जैसे नौकरशाह होते हैं या जो आला अफसर होते हैं या जो ISPS ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। हमने इससे पहले हमने पढ़ा था ना इसके बारे में बच्चों कि इसकी नियुक्ति होती है इन लोगों की। ये लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम देके अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है वो नियुक्त किए जाते हैं सरकार द्वारा। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है, जो नेता होते हैं या जो मंत्री में होते हैं वो जो है उनकी नियुक्ति नहीं होती है, वो निर्वाचित होकर आते हैं। तो इसमें क्या है कि लेकिन वो अस्थायी होती हैं। क्योंकि सरकार जितने साल की रहेगी उतने साल का उनका पद रहेगा। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका आती है, जैसे नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, ISPS ऑफिसर्स होते हैं, जो सरकारी अफसर होते हैं, ये लोग स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो नियुक्त किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी वो जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो जाती तब तक उस पद पे वो बने रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लेकिन अब आप ये पूछेंगे, हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स और ये सब जो हैं ISPS ऑफिसर, जो आला अफसर होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। और हम यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री भी कैसे नियुक्त होता है? तो हमने जाना कि प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव तो होता नहीं है। तो लेकिन जब प्रधानमंत्री एज अ नॉमिनेटेड कैंडिडेट जब वो सामने उभर कर आता है जीती हुई पार्टी की तरफ से, तब वो पार्टी अपनी तरफ, वो पार्टी देश
को जो है एक अपना कैंडिडेट पेश करती है, तब जाके तब जो है राष्ट्रपति जो है उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, ना कि निर्वाचित वो जनता के द्वारा हुआ, लेकिन नियुक्ति उसकी जो है प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति द्वारा हुआ, क्योंकि ये पद जो है वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था होती है लोकतंत्र प्रणाली देशों में, जैसे कि भारत में। अब बच्चों है अब कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति द्वारा उसी नेता की नियुक्ति की जाती है जो बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों द्वारा चुना गया हो, जैसा कि हमने अभी बताया आपको। लेकिन क्या है, इसमें प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो तय तो होता नहीं है, क्योंकि वो तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक वो पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। जब तक उसकी सरकार होती है तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। जब उसकी सरकार गिर जाती है, उसकी सरकार का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है या वो सत्ता में नहीं होता है, तब वो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहता है। इसीलिए यही अस्थायी नियुक्ति इसकी होती है। अब प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं, दूसरे मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। यहाँ भी राष्ट्रपति जो है वो अपने मन से मंत्रियों को नियुक्त नहीं करते, जैसा कि वो अपने मन से प्रधानमंत्री को नहीं नियुक्त करते। यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री की सहमति से वो मंत्रियों को दूसरे मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। अब मंत्री जो है उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, जिसकी सरकार जीत कर आती है, जिसकी पार्टी जीत कर आती है, तो मंत्री परिषद भी उसी जो जीत कर आती है उसी का राष्ट्रपति भी उन्हीं मंत्रियों को, दूसरे मंत्रियों को चुनता है जिसकी पार्टी जो है वो गठबंधन या पार्टी जो है वो चुनाव में जो जीत कर आती है। अब प्रधानमंत्री बच्चों मंत्रियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, उनके सिलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। वो किसी भी मंत्री को जीती अपनी पार्टी में से किसी भी व्यक्ति को वो कोई भी मंत्री बना सकता है, लेकिन वे संसद के सदस्य हों। ये शर्त होती है कि वो मंत्री संसद के सदस्य होने चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर ही उसे दोनों सदनों की सदस्यता जो है वो मिल जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिक्स में या राजनीतिक संस्था में या लोकतंत्र प्रणाली में कि कोई व्यक्ति को हम मंत्री बना देते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि उसके 6 महीने के अंदर उसे दोनों सदनों का सदस्य बनना होगा। अब हम कह सकते अब मंत्री परिषद क्या है। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद किसे कहते हैं। अब मंत्री परिषद बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है, मंत्री परिषद है क्या। तो बच्चों हम समझते हैं कि परिषद का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद का अर्थ क्या है। तो मंत्रिमंडल एक ऐसी कड़ी और संयोजक है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ती है, यानी राष्ट्रपति को उसके दैनिक कार्यों में मंत्रणा देने के लिए संविधान द्वारा मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। यानी राष्ट्रपति है, उसके दैनिक कार्यों में सहायता देने के लिए संविधान ने मंत्री परिषद की व्यवस्था की है। संविधान में मंत्री परिषद की व्यवस्था या अरेंजमेंट किया गया है, जिसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। या तो हम कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष जो हेड है, सुप्रीमो है, वो प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति का काम जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी अब उनका यहाँ पे कोई अधिकार यहाँ पे उनका कम हो जाता है। उनकी सहायता करने के लिए या उनके दैनिक कार्य में उनकी मदद करने के लिए या उनका कार्यभार को संभालने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है। इसका प्रावधान जो है संविधान में दिया गया है। अब ये एक सरकारी नाम है जिसमें जो है बहुत सारे मंत्री शामिल होते हैं और साधारणतः जो है वो 60 से 80 मंत्री जो है वो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। अब बच्चों आर्टिकल्स मंत्री परिषद के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंगली उसके तहत जो है राष्ट्रपति यानी संविधान में जो आर्टिकल 74 है यानी अनुच्छेद 74 है, उसके तहत राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन के लिए एक परामर्शदार्शी मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि परामर्श के लिए यानी जो ये मंत्री परिषद का जो गठन है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ये गठन होता है जो मंत्री परिषद का, वो राष्ट्रपति के परामर्शदार्शी कार्यों के लिए किया जाता है। ये संविधान में भी नियुक्त व्यक्त है।
अब अनुच्छेद 75(1) में यह प्रावधान है, यह प्रोविजन है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। अब अनुच्छेद 75 में 75(2) के अकॉर्डिंग, यानी मैंने आपसे कहा है कि जो हमने आपको बताया अभी कि संविधान में जो है ये प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और ये मंत्रिपरिषद का क्या है, मंत्रिपरिषद जो है ये राष्ट्रपति के मतलब कार्यों के संपादन के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए, उसके परामर्शदार्शी के लिए ये मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो ये आर्टिकल में है और किन किन अनुच्छेद में ये चीज़ें लिखी गई हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ और ध्यान से आप इसको पढ़िएगा भी। तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार जो है मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, यानी जो आप राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति जो कराते हैं वो अपने पद पर उतने अवधि काल के लिए बने रहते हैं जितनी देर की सरकार की अवधि काल होती है। अब अनुच्छेद 75(3) के अनुसार क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये तो हमको पता ही है कि अगर लोकसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी जीत कर बहुमत साबित करके सरकार बनाती है तो उस लोकसभा के प्रति जो है वो जवाबदेही होगी, वो मंत्रिपरिषद जवाबदेही होगा। यानी सारी चीज़ों का डिस्कशन अगर वो मंत्रिपरिषद में हो रहा है तो उत्तरदायी भी मंत्रिपरिषद ही होगा। और अनुच्छेद 75(4) में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये तो आपने सबने देखा होगा कि जब सरकार का गठन होता है, जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो उनके साथ अन्य मंत्रियां भी शपथ लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री ही उनको नियुक्त करते, उनको शपथ दिलाते हैं। फिर है सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद केवल एक परामर्शदर्शी समिति है। अगर प्रिंसिपल वे में देखा जाए यानी तो अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ये जो मंत्रिपरिषद है वो एक परामर्शदात्री समिति है, यानी परामर्श माने सलाह देना, ओपिनियन व्यूज़ देना, सजेशंस देने, एडवाइस देना, तो ये उस तरह की समिति है मंत्रिपरिषद। अब लेकिन संसदीय प्रणाली में, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कारण जो व्यवहार में वह देश की वास्तविक कार्यपालिका है। ये बात तो सही है कि अगर हम बात करें, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है, हमारे पास संसदीय सरकार है, तो संसदीय सरकार में ये मंत्रिपरिषद जो है वो वास्तविक संस्था है, यानी वास्तविक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वास्तविक कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि ये मंत्रिपरिषद ही तो जो देश का कार्यभार संभालते हैं। तो अब हम यहाँ पे परामर्शदात्री समिति, यही न केवल ये परामर्शदात्री समिति है, परामर्शदात्री समिति बच्चों राष्ट्रपति के अपने कार्यों के संपादन के लिए ये मंत्रिपरिषद को कहा गया है। लेकिन वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद जो है लोकतंत्र प्रणाली में, संसदीय सरकार में, यह एक वास्तविक कार्यपालिका है जो सारे डिस्कशंस लेती है, जो सारे इश्यूज पे बात करती है, जो सारे प्रावधानों को देखती है, सारे समस्याओं को हल करती है, सारे मुद्दे को और अहम नीतिगत फैसले भी यही लेती है। अब देखो, राष्ट्रपति केवल वैधानिक अध्यक्ष है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी तो प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था होती है लोकतंत्र प्रणाली में, जैसे कि हमारे देश में। तो वहाँ राष्ट्रपति क्या हुआ, औपचारिकता हो गई उनकी, यानी वह वैधानिक हो गए, यानी उनका जो रोल है वो कम हो गया। वह नाम मात्र का शासक है, यानी वो सिर्फ एक पोजीशन पे है, एक पद पर है, अदरवाइज उसको कोई अधिकार नहीं है। तथा संविधान की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करे। यद्यपि वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, यानी राष्ट्रपति को ये कह सकते हैं कि निर्देश भी कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि उनको ये उनके लिए ये ज़रूरी आवश्यक है कि वो जितने मंत्रिपरिषद द्वारा जो एडवाइस है, जो सलाह है, उसके अनुसार ही वो जो है वो काम करे राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति उस पर पुनः विचार करने के लिए वो मंत्रिपरिषद को कह सकता है कि उसको इतना अधिकार होता है कि वो उस पर पुनः डिस्कशन करा सकता है किसी मुद्दे, किसी इश्यू पे, लेकिन वो काम जो है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करेगा। अब बच्चों बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की योग्यताएं क्या है।
अब सबसे पहला है कि मंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में वे सब योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य में होती है। यानी लोकसभा के जो सदस्य की जो ये क्वालिफिकेशन होती है कि लोकसभा के सदस्य के क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, जितना भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, और वो चुनाव में जीत कर जो है प्रतिनिधि के रूप में उसका चुनाव में जीतना ज़रूरी है। तो ये सारी आदि यानी ऐसी योग्यताएं या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा है कि मंत्रीगण साधारणतः संसद के सदस्य होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि जो मंत्रीगण होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो आमतौर पे जो है वो संसद के सदस्य होते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 75(5) के अनुसार बिना संसद सदस्य हुए भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि संविधान में यह प्रावधान है कि किसी को वो मंत्री भी संसद का सदस्य बन सकता है, मतलब जो अगर वो चुनाव में लड़कर नहीं भी आ रहा है तो भी वो संसद का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता लेना आवश्यकता है। अगर 6 महीने में उसको नहीं मिलती है तो वो फिर उसके बाद संसद का सदस्य नहीं रह सकता है। अब मंत्रिपरिषद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए। यद्यपि प्रायः शिक्षित लोग मंत्री बनाए जाते हैं। यद्यपि यानी अब ज़्यादातर अब ये तो हम इस क्राइटेरिया पे हम लोग ज़्यादा ये मतलब थोड़ा बैलेंस्ड 50-50 मत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो मंत्री हैं, फिर भी वो नेता है और नेता से मंत्री बने। तो ये हम नहीं कह सकते कि, लेकिन कोशिश यही रहती है, लेकिन प्रायः यही होता है कि वो पढ़े लिखे मंत्रियों की ही नियुक्ति हो। अब मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या कितनी, यानी नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। अमूमन होता है कि कभी कभी 60 से 80 जो है वो मंत्री होते हैं, 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। अब कार्य या प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उसकी संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दल बदल संशोधन अधिनियम 2003 में जब ये दल बदल संशोधन आया, ये दल बदल संशोधन ये है कि जब पार्टियों में कुछ पॉलिसीज़ को लेके अदला बदली जब हुई है, कुछ पॉलिसीज़ को लेके कुछ रेनोवेशन हुआ, तो वो अधिनियम 2003 के जब आया तो उसके तहत क्या हुआ कि उसकी संख्या को सीमित कर दिया गया, यानी मंत्रिपरिषद की संख्या को लिमिटेड कर दिया गया। अब कम से कम 12 और अधिकतम जनप्रतिनिधि सदन की संख्या 15% तक हो सकती है, जैसे कि 60 to 80 तक हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, चूंकि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कार्य करती है और वह केवल उस समय तक पदासीन रह सकती है जब तक उसे लोकसभा की विश्वास प्राप्त हो, यानी जब तक लोकसभा में सरकार का गठन रहेगा, सरकार रहेगी, या तब तक जो है वो मंत्रिपरिषद, उस सरकार का मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद जो है वो जो है उसी वक्त तक वो रहेगी सत्ता में। अतः उसका कार्यकाल भी लोकसभा के समय समान साधारणतः 5 वर्ष का माना जा सकता है, जब तक जितना कि सरकार की अवधि का होता है। अब व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के प्रति उसके विश्वास पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई मंत्री जो है या गठबंधन की अगर सरकार है, तो अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं रखता है या उनके कार्यों से असंतुष्ट होता है, तो वो गठबंधन तोड़ भी सकता है और सरकार के प्रति अविश्वास पत्र जारी करके सरकार को गिरा भी सकता है या भंग भी कर सकता है। तो क्योंकि उसकी नियुक्ति और पदोन्नति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होती है और प्रधानमंत्री का भी विश्वास जो है उस पर होता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के ही सलाह से जो है वो मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो प्रधानमंत्री का भी विश्वास मंत्रियों पे होना चाहिए और मंत्रियों का विश्वास भी प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। तो बच्चों अगला आपका है कि मंत्रिपरिषद का गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्रधानमंत्री और निम्नलिखित त्रिस्तरीय मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। त्रिस्तरीय मतलब है आपका जैसे कि कैबिनेट मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री यानी उप मंत्री या राज्य मंत्री, ये त्रिस्तरीय मंत्री है। तो उनसे मिलकर प्रधानमंत्री, और ये त्रिस्तरीय जो कि नीचे आपके देख रहे हैं, आप लिखा होगा, मैं आपको भी समझाऊंगी। प्रधानमंत्री और नीचे लिखे गए त्रिस्तरीय जो मंत्रियों से मिलकर जो है ये मंत्रिपरिषद बनती है, जबकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है, जो कि सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसका प्रावधान जो है किसी संविधान में नहीं दिया गया है।
और इसलिए मंत्रियों और संविधान में मंत्रियों के स्तर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पे है कि मंत्री परिषद के मंत्री निम्नलिखित स्तरों के होते हैं। पहला आपका है कि मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री। अब मंत्री परिषद के प्रथम स्तर में जो होता है वो है आपका मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हैं, जिनको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ये प्रायः विभागों के अध्यक्ष होते हैं, यानी जो सरकार जब बनती है तो अलग अलग विभाग होते हैं ना सरकार के, जैसे कि शैक्षिक विभाग, जैसे कि कृषि विभाग, जैसा कि आपका खाद्य विभाग, जैसा कि औद्योगिक विभाग, जैसा कि आपका हाइजेनिक, या जैसा कि आपका ये स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इस तरह के विभाग होते हैं ना, मंत्रालय होते हैं। तो ये जो मंत्री होते हैं ये इन अलग अलग मंत्रालयों या विभागों के अध्यक्ष होते हैं। तो इन मंत्रियों में से कुछ मंत्री विभागों के अध्यक्ष की हैसियत से क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वो विभागों के अध्यक्ष होते हैं। तो इन जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की बैठक होती है तो वो उनमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो उनके सदस्य तो होते हैं, लेकिन उनको आमंत्रण दिया जाता है कि वो बैठकों में शामिल हो। तो अगली श्रेणी है आपका, अगला पॉइंट है मंत्रियों की दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, और इनकी स्थिति पूर्ण मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है, और कैबिनेट मंत्री को उसके कार्यों में सहायता देते हैं। और ये बिल्कुल ज्ञातव्य है, ये बिल्कुल क्लियर है कि कभी कभी राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र प्रभार प्रदान कर दिया जाता है, जैसे कि अन्य मंत्रियों को दिया जाता है। जैसे राज्य मंत्री माने राज्य के जो मंत्री होते हैं, तो इनकी जो स्थिति कैसी होती है, मंत्री और उपमंत्री के बीच में होती है। तो और वे कैबिनेट मंत्री को उनके कार्यों में क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, यानी सहायता करते हैं। अब राज्य मंत्री जो कैबिनेट जो होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, उसके सदस्य नहीं होते, ना ही कैबिनेट की बैठकों में ये शामिल होते हैं, क्योंकि ये राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री के मंत्रालयों विभागों से जुड़े मामलों पर विचार के समय उसे मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जाता है। अगर किसी राज्य के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, या पर्टिकुलर किसी राज्यों के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, तभी राज्य मंत्री को उससे संबंधित राज्यों के डिस्कशन के लिए उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जाता है। अदरवाइज उनको नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। वर्ष 1952 में राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल के सदस्य का दर्जा दिया गया था, किंतु फिर क्या हुआ, 1957 में क्या हुआ, तो फिर 1957 में क्या हुआ कि इसे वापस ले लिया गया। अब तीसरा पायदान आपका है उपमंत्री का। अब राज्य मंत्रियों के नीचे की श्रेणी के, ये राज्य मंत्रियों की नीचे की श्रेणी होते हैं, मतलब जो राज्य मंत्री होते हैं उससे नीचे की श्रेणी में आते हैं उपमंत्री। ये लोग किसी वरिष्ठ मंत्री के अधीन रह के उनकी कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। अगला आपका है संसदीय सचिव, यानी उपमंत्रियों से नीचे स्तर पर संसदीय सचिव होते हैं। ये मंत्री परिषद की बात हो रही है बच्चों। इस पद पर भी सांसद ही नियुक्त होते हैं। ये लोग विभागीय मंत्रियों को प्रशासन तथा विशेषकर संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं। यानी जो संसदीय सचिव होते हैं, पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरीट होते हैं, ये विशेषकर खासकर जो विभाग के मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, या फिर वित्तीय विभाग, कृषि विभाग, तो ये विभागों के जो मंत्री होते हैं उनको जो है वो उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अब इनके नियंत्रण में कोई विभाग नहीं होता है, यानी इनके कंट्रोल में, इनके अंडर में कोई विभाग नहीं होता, यानी ये किसी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। अब बात करें कि 1967 के बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके प्रारंभ से ही संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई। यानी जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उस वक्त से ही जो है इस संसदीय सचिव की जो है नियुक्ति की गई थी। इनकी इस श्रेणी की नियुक्ति की गई थी कि संसदीय सचिव भी होंगे, यानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट भी होंगे, अन्यथा नहीं। वैसे मंत्रिपरिषद त्रिस्तरीय ही मानी जाती है, यानी ये 3 तरह त्रिस्तरीय ही मानी जाती है। यानी जो 3 आपने पढ़ा है ना बच्चों, वो त्रिस्तरीय से ही मंत्रिपरिषद बनता है। ये जो 2 आप देख रहे हैं, संसदीय सचिव और उप प्रधानमंत्री, ये उनसे नीचे होते हैं या उनको सिर्फ असिस्ट करते हैं। ये त्रिस्तरीय में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंत्रिपरिषद के
अंग हैं या कह सकते हैं कि उनसे रिलेटेड है, उनसे जुड़े हैं। अब अगला आपका लास्ट है उप प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में कभी उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है, जैसे नेहरू जी के मंत्रिपरिषद में सरदार पटेल, इंदिरा गांधी जी के मंत्रिपरिषद में मोरारजी देसाई के मंत्रिपरिषद में चरण सिंह के मंत्रिपरिषद में जगजीवन राम तथा वीपी सिंह की मंत्रिपरिषद में देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे हैं। यानी ये जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह, वीपी सिंह, इनके भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। तो उप प्रधानमंत्री मुख्यतः जो होते हैं वो राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है, कि अदरवाइज जैसे कि अगर प्रधानमंत्री किसी वजह से एब्सेंट है, अनुपस्थित है, या प्रधानमंत्री किसी वजह से प्रधानमंत्री पार्टी ने अपने उस प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया या उसको हटा दिया पद से, तो जब तक कि नया प्रधानमंत्री नहीं आता तब तक उप प्रधानमंत्री उस पर कार्य करेगा। तो कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से जो है उप प्रधानमंत्री की जो है वो नियुक्ति होती है। तो बच्चों हम अब यहाँ पे बंद करते हैं, विल स्टॉप हियर, और अगले लेक्चर में जो है इसी शीर्षक को, इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है वो पार्ट को समाप्त कर सकें। और जैसा कि अगले लेक्चर में हम संस्थाओं के कामकाज का अगला शीर्षक जो है वो डिस्कस करेंगे। और आप प्लीज़ वॉच द वीडियो, और आप ज़रूर वीडियो देखिएगा और अपनी पुस्तक को भी पढ़िएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बी हैप्पी, गुड बाय।